हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहरुख और पिछले 3 वीडियो में हमने जो कंप्रेशर होता है उसका डेरिवेशन ड्राइव किया था। ये जो वीडियो है इसमें हम इसकी एफिशिएंसी, वेरियस एफिशिएंसी निकालेंगे, जैसे आइसोथर्मल एफिशिएंसी, एडियाबैटिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो है ये इसका पीवी डायग्राम है, जैसे कि मैंने बताया, प्रेशर P1, प्रेशर 2 और ये वेरियस प्रोसेस है। ये यहाँ पर टीएस डायग्राम है। ओके, तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में वर्क डन निकाला, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन निकला 2.3 P1 V1 log 10 R। यहाँ पर R क्या है, तो जो R है उसे बोलते हैं हम प्रेशर रेशियो। ये होता है प्रेशर रेशियो R बराबर होता है P2/P1। ठीक है, और हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए भी जो है वर्क डन निकाला है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालता है। तो हम इस वर्क डन निकालने के बाद अब हम इसकी इफिशिएंसी पर गौर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब सबसे पहले आती है हमारी आइसोथर्मल इफिशिएंसी। आइसोथर्मल इफिशिएंसी क्या होती है? आइसोथर्मल इफिशिएंसी होती है कि आइसोथर्मल वर्क जो हमने वर्क किया है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जैसा कि हमने ये निकाला था आइसोथर्मल वर्क जो हमने निकाला रखा है पहले से, और एक्चुअल वर्क, जो एक्चुअल वर्क होता है वो हमारी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कंप्रेशन होता है। मतलब जो भी एक्चुअल वर्क होता है, ये जो आइडियल है, तो अब हम जो आइसोथर्मल एफिशिएंसी है वो निकालते हैं। तो ये होती है आइसोथर्मल वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क। तो आइसोथर्मल वर्क क्या हो गया यहाँ पर? आइसोथर्मल वर्क हो गया ये हमने जो ऊपर निकाला था 2.3 P1 V1 log 10 R। तो ये हमने पुट कर दिया P1 V1 log 10 R। और जो एक्चुअल वर्क है वो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो एक्चुअल होता है N/N-1 MR T2 - T1। तो हमने यहाँ रख दिया, ये हो गई हमारी आइसोथर्मल एफिशिएंसी। अब इसके बाद आती है आपकी आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक एफिशिएंसी। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल वर्क जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हुआ है अपॉन एडियाबैटिक वर्क। तो एक्चुअल वर्क हमने पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में निकाल चुके हैं, एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक वर्क भी निकाल चुके हैं। तो हमें सिंपली इसको पुट करना है यहाँ पर, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन ये हो गई, या फिर इसको जो है हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरे फॉर्म में लिखने के लिए ये एक्चुअल वर्क पॉलीट्रोपिक ये रहा एंड एडियाबैटिक में ये होगा। ठीक है, तो P1 V1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो एक्चुअल वर्क आएगा यहाँ पर N/N-1 P2/P1 की पावर N-1 अपॉन N क्यों? क्योंकि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, और जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है वहाँ पे आता है गामा। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है उसमें। ओके, तो नेक्स्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? तो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है इंडिकेटेड पावर अपॉन ब्रेक पावर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.85 से 0.96 में डिफर करती है। इसी के बीच में जो है आपकी वैल्यू आएगी मैकेनिकल एफिशिएंसी की। ओके, अब ये होता क्या है? तो ये जो आईपी है, इंडिकेटेड पावर, जो इंडिकेटेड पावर होती है वो पावर अवेलेबल इनसाइड द कंप्रेसर। मतलब जो कंप्रेशन में जो पावर लगती है, जैसे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में जो वर्क डन निकाला जाता है, जो हमने वर्क किया होता है, तो वही पावर होती है। मतलब ये जो इंडिकेटेड पावर होती है ये होती है पावर अवेलेबल इनसाइड द कंप्रेसर। ठीक है, अब होती है ब्रेक पावर। ये ब्रेक पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। मतलब अब देखो, उस कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए कुछ ना कुछ पावर चाहिए। तो पावर सोर्स हम उसमें क्या करते हैं, रोटरी को रेसिप्रोकेट मोशन में कन्वर्ट कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम मोटर वगैरह या कुछ भी मोटर वगैरह यूज़ करते हैं मेनली। तो मोटर वगैरह यूज़ करते हैं इसमें, जिससे वो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है, देन कनेक्टिंग रॉड के बाद पिस्टन से कनेक्ट होता है, जिससे हमें रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है। तो अब देखिए, अब बीपी का फॉर्मूला होता है 2π/NT/60000, मतलब 6000। ठीक है, अब ये एन क्या है? एन जो है वो कंप्रेसर की जो शाफ्ट है उसकी स्पीड है, कंप्रेसर स्पीड आरपीएम में इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो एन होगी वो आरपीएम होगी। ठीक है, अब ये जो टॉर्क होगा टी, ये होगा टॉर्क, आपका टॉर्क एट द शाफ्ट। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हमें गिवन रहेगी। तो इसकी वैल्यू हम जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर हमारा बीपी निकल जाएगा। ये इसकी जो वैल्यू होती है न्यूटन मीटर में होती है टॉर्क की, और स्पीड की होती है आरपीएम में। ओके,
और जो इंडिकेटेड पावर होती है यहाँ पर, इसका फॉर्मूला ये होता है, मतलब जो हमने वर्क किया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वो इंडिकेटेड पावर हो गई आपकी, ठीक है। तो एन अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा सिस्टम है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को जो है फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए इंडिकेटेड पावर क्या होगा, ये होगी। तो एन की वैल्यू 0 से 1.5 के बीच वेरी करेगी। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, पीपी की वैल्यू निकालेंगे तो मैकेनिकल एफिशिएंसी मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, तो हाँ, तो अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, तो जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है ये रेशियो होता है, मतलब कितनी एयर अंदर आई सक्शन के टाइम, इनलेट के टाइम, और कितनी एयर डिस्चार्ज हुई, तो जो उसका रेशियो होता है उसे हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है उसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि होता है इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, देखिए ये हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया है, ये पी है, यहाँ पर वी है, तो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। पहले क्या होता है इसमें, ये होता है, हाँ ये जो, हाँ मेनली ये जो चीज़ है इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसके लिए निकाल रहे हैं, क्लियरेंस। जब क्लियरेंस होगा तभी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम कई इसमें टर्म यूज़ करते हैं। तो क्लियरेंस, जब भी क्लियरेंस हो, ये देखिए आप यहाँ पे V3 और V6 के बीच में ये जो क्लियरेंस आ रहा है पहले, मतलब जैसे ये हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, ये शाफ्ट है। जब ये TDC पे होगा, अपने टॉप मोस्ट पे होगा, यहाँ कुछ ना कुछ क्लियरेंस होगा। अब ये क्लियरेंस क्यों होगा, ये क्लियरेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब जो वॉल्व लगे रहते हैं, ये जो वॉल्व की जो पोजीशन होती है ये थोड़ी सी अंदर साइड होती है। तो अगर हम इसको फुल क्लियरेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये वॉल्व को डिफेक्ट कर सकते हैं, ये जो वॉल्व वगैरह लगी रहती है उसको डिफेक्ट कर सकती है, इसलिए तो हमें क्लियरेंस वॉल्यूम रखना होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। और जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो होता है कि जब अपना जो पिस्टन है वो BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर पे, जब अपने बॉटम डेड सेंटर पे होता है, फिर उतना जितना उसने ये वॉल्यूम कवर किया है, ये तो क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो उसने कवर किया है उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, स्वेप्ट वॉल्यूम इसको बोलते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया अपना क्या, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ से समझते हैं। तो देखिए ये जो होता है, अब यहाँ से मतलब ये जो V6 या V5 बोल सकते हैं से V1 तक का जो वैल्यू है उसे बोलेंगे टोटल वॉल्यूम, यानी V1। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ V1, ठीक है। अब ये जो जिस पे ये वर्क कर रहा है बिटवीन द, ये स्वेप्ट वॉल्यूम पे वर्क कर रहा है, मतलब इतना ही कवर कर रहा है। ये जब ये एयर इंटर करती है तो ये V1 और V3 वॉल्यूम के बीच में जो है ये वर्क कर रहा है, तो इसलिए ये स्वेप्ट वॉल्यूम जो कि क्या होता है V1 मतलब V1 माइनस V3। तो इस पूरे से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हुआ, क्लियरेंस वॉल्यूम मालूम V3 माइनस V3 हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम हुआ V3। ओके, तो देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो पहले क्या होता है कि एयर जो होती है वो अंदर आती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब हमारा एयर पूरी अंदर आ गई तो इसके बाद जब पूरा फिल हो जाता है सिलेंडर, यहाँ पर पूरा जब ये पीछे गया तो ये पूरा सिलेंडर फिल हो जाता है एयर से, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये पॉलीट्रॉपिक, यहाँ पर हमने पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन होता है, ठीक है। इसके बाद पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन होता है तो क्या होता है, प्रेशर हाई होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ से जो है डिस्चार्ज होती है, जो हमारा एयर होती है वो डिस्चार्ज होती है। तो 2 से 3 प्रोसेस में डिस्चार्ज हुई मतलब ये जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कम होता है, फिर क्या होता है फ्रेंड, डिस्चार्ज जब हो जाती तो इस क्लियरेंस के कारण, ये जो क्लियरेंस है वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट में जो है प्रेशराइज एयर जो होती है वो अवेलेबल होती है। तो जो वो प्रेशराइज एयर होती है तो वो क्या करती है, वो जो पिस्टन होता है उस पर फोर्स लगाती है,
समझ रहे हो। तो उस पर फोर्स लगाती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के द्वारा। जब उस पर फोर्स लगाती है तो जैसे जैसे वो फोर्स लगाती जाती है तो पिस्टन पीछे जाता है, पिस्टन जैसे जैसे पीछे जाता है तो इसका वॉल्यूम जो है बढ़ता जाता है और प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। तो फिर ये यहाँ पर 4 पॉइंट पे जो है हमारा प्रोसेस फिर से स्टार्ट यही रिपीट करती रहती है। तो अब इसके लिए हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे कि मतलब अब हम देखेंगे कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो किन किन वेरिएबल्स पे जो है डिपेंड करती है। तो हमने जैसे कि बताया कि जो एफिशिएंसी होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वो रेशियो होती है इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम यहाँ पर है V1, मतलब V1 यहाँ से यहाँ V1 माइनस V4। तो हमने यहाँ पर V1 माइनस V4 रख दिया। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होती है VS। अब हमें पता है कि V1 मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो V1 है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। ये देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हमें पता है तो हमने यहाँ पर स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम कर दिया। अब हमें स्वेप्ट वॉल्यूम जो है यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा V1 माइनस VC। अब जो VC है यहाँ देखिए VC जो क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक जो है क्लियरेंस वॉल्यूम है, ओके। तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो V3 के बराबर है, ठीक है। जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो V3 के बराबर है। तो हमने इसको VC की जगह V3 लग दिया, इसको हमने VS की जगह हमें VS जो है उसकी जगह पुट कर दिया, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम आगे इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है इसको 3 टर्म्स में जाना है, क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो 3 वेरिएबल पर डिपेंड करती है, ओके। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं कि जो हमारी ओवरऑल ये जो एफिशिएंसी है उसको हम 3 जो वेरिएबल में है उसको उसमें कन्वर्ट करें, इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से माइनस V3 और प्लस V3 से ये उसको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। प्लस करने के बाद यहाँ क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी V1 प्लस V3, ठीक है, और V3 प्लस V4। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, V3 को अलग लिख लेंगे, V3 अपॉन V1 माइनस V3, और इसको अलग कर देंगे, ये हो जाएगा V4 अपॉन V1 माइनस V3। इसके बाद ये आएगा 1 प्लस V3 1 माइनस V3 माइनस। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम V3 अपॉन V3 से मल्टीप्लाई V3 से डिवाइड करेंगे। V3 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको क्लियरेंस रेशियो का फॉर्म बनाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस V3 अपॉन V1 माइनस V3, ओके। तो यहाँ आ गया। तो हमने क्या किया, V3 को यहाँ लिख दिया, V4 को यहाँ लिख दिया। V4 को अब यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्लियरेंस, जैसे कि मैंने बताया क्लियरेंस रेशियो होता है V4 अपॉन V3, तो हमें वो बनाना है, इसलिए हमने इसको V4 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब V3 अपॉन V1 माइनस V3 इधर भी है, V3 अपॉन V1 माइनस V3 यहाँ भी है, तो इन दोनों में कॉमन ले लिया। तो इन दोनों को जैसे कॉमन लिया तो हमें मिला यहाँ पर ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, माइनस से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे माइनस से मल्टी रहे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस में ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस में ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम जानते हैं कि पॉलीट्रॉपिक जो प्रोसेस होती है उसमें P3 V3 की पावर n इज इक्वल टू P4 V4 की पावर n से अगर हम इसको सॉल्व करके निकालें तो हमें क्या मिलेगा कि V4 अपॉन V3 की पावर n जो है अभी जो है इसको अभी यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जब ये पावर यहाँ जाएगी तो ये वाली पावर हट के यहाँ पे 1/n पावर जो है आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड, P3 जो है P2 के बराबर है, कैसे है ये देखिए आप, जो P3 है वो P2 के बराबर है, और जो P4 है वो P1 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, P3 की जगह P2 रख सकते हैं, ओके, और P4 की जगह P1। अब जो P2 अपॉन P1 होता है, ठीक है, जो P2 अपॉन P1 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ये देखिए P2 अपॉन P1 को पुट कर दिया, ठीक है। अब और एक और चीज़ अब हमें पता है कि जो V3 होता है
जो V3 होता है वो होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक V3 वॉल्यूम है, तो V3 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, V3 बराबर VC और V1 माइनस V3 बराबर क्या है, सॉफ्ट वॉल्यूम। ये देखिए यहाँ से यहाँ V1 माइनस V3, तो ये हो गया सॉफ्ट वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, V3 की जगह रख दिया क्लियरेंस वॉल्यूम, V1 माइनस V3 की जगह रख दिया हमने स्वेप्ट वॉल्यूम। तो जैसे ही हमने इसको रखा तो हमें ये इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन के बाद VC अपॉन जो VS होता है, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम जो होता है, क्लियरेंस रेशियो होता है, तो इसको हमने जिसको C से डोनेट करते हैं तो इधर C लिख दिया। अब हमने इसको, जैसे कि मैंने बताया था, हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है मतलब 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स कैसे डिपेंड करती है ये देखिए ग्राफ में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या होता है, ये जो है ये एफिशिएंसी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वैल्यू है इस एक्सिस पे जो है हमारी ये जो वैल्यू वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू है। तो देखिए अब क्या हो रहा है कि जब ये 0 है, लेट्स से P2 अपॉन P1, अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमें 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मिल रही है। ये देखिए अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा टर्म 0 हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, 100% एफिशिएंसी मिलेगी। तो जैसे जैसे हम ये जो प्रेशर रेशियो वो बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, सेम वेरिएबल के साथ ये जो C है कांस्टेंट, उसके साथ है जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे ये देखिए जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये 1 से माइनस होता जाएगा, 1 से माइनस होता जाएगा, मतलब क्या होगा, जो हमारी वैल्यू है एफिशिएंसी की वो कम होती जाएगी। ठीक है, बट जब जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पर जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो बढ़ती रहेगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो मैं आपको फिर से, तो उम्मीद तो है वैसे आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। तो थैंक यू सो मच गाइस।